केंद्रीय कैबिनेट और सीसीए की बैठक हुई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप मीडिया को संबोधित करें सर। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही एक देश के लिए हित में काम हुआ है और मैं अब आना चाहूँगा आज जो कैबिनेट में बहुत बड़े फैसले हुए हैं उनके ऊपर। आज कैबिनेट में किसानों से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित, मेक इन इंडिया से संबंधित और जुडिशरी से संबंधित भी बहुत बड़े फैसले आज लिए गए। तो उन फैसलों को आपके सामने एक एक करके प्रस्तुत करूँगा। आज के फैसलों में जो 10 बड़े फैसले लिए गए, करीब करीब 1,52,000 करोड़ रुपए के फैसले हैं ये। इसमें किसानों के लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी का, कपास क्रांति का फैसला है। फिर शुगर केन का जो नया सीजन है उसमें करीब शुगर केन के किसानों को 1,00,000 करोड़ के आसपास का टोटल बेनिफिट मिलेगा। जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बनाई गई है, उसका आज फैसला लिया गया 18,000 करोड़ रुपए का। शिप रिपेयर फैसिलिटी वाडीनार में 1570 करोड़ रुपए का। 2 सेमीकंडक्टर के नए प्रोजेक्ट्स क्रिस्टल और सुची, ये दोनों आज अप्रूव हुए। और रेलवे के 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 3rd और 4th लाइन के। और जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला लिया गया है जो आज के बड़े फैसले में शामिल है। सबसे पहले कपास क्रांति, किसानों के लिए जो कॉटन का मिशन है जिसमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना, क्वालिटी भी बढ़ाना और टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ाना। आज कैबिनेट ने जो अप्रूव किया वो करीब करीब 32 लाख किसान जो हमारे कपास उगाते हैं देश में, उनके लिए बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम होगा। नाम इसका कपास क्रांति रखा गया है। कपास हिंदी में कॉटन को बोलते हैं। अभी भारत करीब विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, 297 लाख बेल्स प्रोडक्शन। लेकिन जो डिमांड है, क्योंकि भारत में टेक्सटाइल गारमेंट इसकी इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, तो जो डिमांड है वो एक्सपेक्टेड है 450 लाख बेल्स बाय 2030-31। जो आने वाले समय में डिमांड आने वाली है उसके लिए अभी से तैयारी करना, ये आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का हमेशा से प्रयास रहता है कि शुरू से ही उसके लिए काम चालू करें। तो इस डिमांड को मीट करने के लिए आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना। जो 3 कंपोनेंट्स है, सबसे पहला रिसर्च और प्रोडक्शन को स्केल अप करना। इसके लिए ये सारे फोकस एरियाज रखे गए हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट कॉटन वेराइटीज, पिंक बॉल वॉर्म रेजिस्टेंस वाली वेराइटीज, सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करना, बायो कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करना, फिर हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम एक आता है वो लगाना, और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए क्लोजली प्लांट करना एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, और फार्मर्स की ट्रेनिंग, और विशेषकर जो SC ST और महिला किसान हैं उनको प्रायोरिटी देकर। एक आपने हमेशा सुना होगा कि एक इजिप्शियन कॉटन के नाम से हमेशा विश्व में प्रसिद्ध है, वैसी ही एक भारत में भी है प्रजाति जिसको कहते हैं हम कस्तूरी कॉटन। इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना ये भी इस मिशन का पार्ट है। कस्तूरी कॉटन भारत, इसकी टैगिंग, इसकी प्रॉपर वर्ल्ड में रिकग्निशन होना, इसकी ब्रांडिंग होना, वो भी इस मिशन का पूरा पार्ट है। साथ ही साथ प्रोडक्शन के पोस्ट हार्वेस्ट और टेक्सटाइल्स के लेवल में प्रोडक्शन के लिए 50 कॉटन टेस्टिंग लैब्स, ये कॉमन फैसिलिटीज होगी। कोई भी अपने कॉटन को ले जाके
टेस्टिंग वहाँ पे करवा सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमन फैसिलिटीज बनी तो उसका बेनिफिट सारी इंडस्ट्री को मिला, वैसे ही ये भी कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटीज बनेंगी स्किलिंग के लिए, और करीब 2000 जिनिंग और प्रेसिंग यूनिट्स देश भर में लगाए जाएंगे इस स्कीम के तहत। कई जो नए एज के आज के युग के जो फाइबर्स हैं, रेमी, फ्लैक्स, मिल्कवीड, सीसल, बनाना, बैम्बू, इन सब को इसमें लिया जाएगा और कंप्लीट गांव से लेके फैक्ट्री तक कंप्लीट इसकी सप्लाई चेन पे ध्यान दिया जाएगा। इसमें ये तीनों बड़े कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी यानी पर यूनिट प्रोडक्शन जो होता है उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। 755 किलोग्राम लिंट पर हेक्टेयर ये इसका यूनिट है, इसको पहुंचने का टारगेट लिया गया। ग्लोबल एवरेज है अभी भी 833 किलोग्राम पर हेक्टेयर लिंट पर हेक्टेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट देश के लिए, डोमेस्टिक डिमांड को पूरा मीट करेगा और कॉटन का प्रोडक्शन जैसा अभी आपने देखा डिमांड पहुंचेगी 450, डिमांड 450 पहुंचेगी और हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। और कस्तूरी कॉटन को एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रीमियम क्वालिटी कॉटन ब्रांड के हिसाब से स्थापित करेंगे। सेकंड आज का बड़ा फैसला है शुगर केन फार्मर्स के लिए, गन्ना किसानों के लिए। आप जानते हो गन्ना किसानों के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट अब तक के फैसले लिए गए हैं। मैं सीधा इस चार्ट पे आता हूँ। 2012-13 में अगर हम देखें तब से 2012-13 से 220, 230, 255, 275, 290, 305, 315, 340, 355 और अब 365 रुपए गन्ना किसानों के लिए अप्रूव किया है आज कैबिनेट ने, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। करीब करीब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 50% अधिक देने का जो मिशन रहता है उसके कंपैरिजन में ये करीब 200% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ऑल इंडिया वेटेड कॉस्ट। करीब 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिलेगा, करीब 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को इस पूरे प्रोग्राम में मिलेगा। जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव एफआरपी प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ है 365 रुपए पर क्विंटल, 365 रुपीज पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। अभी कई अच्छे एक्सपेरिमेंट्स और कई ऐसे काम भी हो रहे हैं देश में, अगर आपको जानकारी भी होगी। एक फार्म में रिकवरी रेट को ऑलमोस्ट 40% बढ़ाया एआई का उपयोग करके। इसमें बेसिकली जो सेंसर्स हैं और जो वाटर सप्लाई है और जो फर्टिलाइज़र की सप्लाई है और जो सैटेलाइट से डेटा आता है क्लाइमेट का और वेदर का, उन सब को इंटीग्रेट करके एआई मॉडल बनाया गया था। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी इस क्षेत्र में लिए जा रहे हैं। जैसा आपको बताया किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल किस तरह से ग्रोथ हुई है किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए विशेषकर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चार्ट को आप लोग अच्छी तरह से उपयोग करें, आपके पास ये दिया जाएगा। और अगर विशेषकर जो हिंदी के पेपर्स हैं और मराठी पेपर्स हैं वो अगर इस चार्ट को आप उपयोग में ला सके तो आपका मैं आभारी रहूँगा। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा और एक अच्छा करीब समझिए कि इतनी बड़ी ग्रोथ, इतना बड़ा हाई जंप देना अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं शुगर फैक्ट्रीज, एक्सपोर्ट के लिए, डोमेस्टिक शुगर सप्लाई के लिए और एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, कई चीज़ों के शुगर केन का इसका बेनिफिट है। तीसरा, जो अभी वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के समय में हमारे जो एमएसएमईज और एविएशन सेक्टर को जो स्ट्रेस आया है, उस स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम आज अप्रूव हुई है, ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी। बेसिकली ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है एक तरीके से। और ये मॉडल अगर आप देखें
तो कोविड के समय से ये मॉडल स्थापित हुआ है और इस मॉडल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मॉरल हैजार्ड नहीं रहता। जो कई तरह के मॉडल्स दुनिया ने अपनाए, पश्चिमी देशों ने अपनाए, उसके कंपैरिजन में ये जो भारत का मॉडल है, इस मॉडल में मॉरल हैजार्ड नहीं है। जिसको रियल में रिक्वायरमेंट है वही व्यक्ति इसमें हेल्प अवेल करता है और इसका गलत मतलब दुरुपयोग करने की संभावना प्रैक्टिकली बहुत कम है। इट्स अ वेरी वेल थॉट थ्रू स्कीम एंड ग्लोबली इवन IMF एंड वर्ल्ड बैंक हैव रियली अप्रिशिएटेड दिस अप्रोच। बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत अच्छा इसमें थिंकिंग इसमें गया है। सबसे पहले 2020 में 2020 में जब कोविड के बाद में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन थी, तब ECL GS बेसिकली क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाई गई थी। उसका मेजर एम था लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना। लिक्विडिटी सपोर्ट यानी उस समय में जितना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो या दूसरा कोई भी क्रेडिट का रिक्वायरमेंट हो, तो उसको गारंटीड वे में सप्लाई करना इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री उसको ब्याज के सहित वापस रिटर्न करती है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम बनी थी और इसमें 100% गारंटी की कवरेज हुई थी। अब तक इसमें करीब करीब 1 करोड़ MSMEs को ECL, ECL, ECL GS, इसमें करीब 1.1 करोड़ MSMEs को बेनिफिट मिल चुका। मैं आपको डिटेल एक चार्ट बताता हूँ इसके बाद में। और 3.7 लाख करोड़ रुपीस की गारंटीज अब तक एक्सटेंड हो चुकी है। बहुत इसका बेनिफिट मिला है। तो जो सबसे पहली स्कीम थी और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सारे, और आज का फिफ्थ प्रोग्राम इसका, ये सारे के सारे वन आफ्टर द अदर आए थे, जिसमें MSMEs को, हेल्थ केयर सेक्टर को, टूरिज्म सेक्टर को, होटल, हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल, सब इन सेक्टर्स को एक एक करके बेनिफिट उस जमाने में उस समय दिया गया था। आज जो ECL GS 5 लाया गया है, ये इन सबसे बड़ा स्कीम है। क्योंकि यही टाइम है जब दुनिया भर में जब लोग ऑल्टरनेट सप्लाई चेन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तब हमारे MSMEs और हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को एक अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाए तो वो लोग बहुत स्ट्रांगली अपने आप को दुनिया भर में स्टैब्लिश कर लेंगे। ये सब सोच के इस स्कीम को इतना बड़ा बनाया गया है। टोटल सपोर्ट इसमें 2,55,000, 2,55,000 करोड़ रुपीस का टोटल सपोर्ट मिलेगा, विच इज़ ह्यूज, विच इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। इस स्कीम में जो कॉस्ट आएगी, बिकॉज दिस विल बी बेसिकली credit from the banking sector to the MSMEs and aviation sector. बैंक्स जो क्रेडिट देंगे वो ये अमाउंट है, और 18,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट का टोटल आउटले लगेगा। उसकी जो कॉस्ट आती है, क्रेडिट को गारंटी करने की जो कॉस्ट आती है, वो अमाउंट है 18,000। इसमें दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। जो MSMEs हैं उनके लिए अप टू 20% ऑफ दी फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल, 100 करोड़ रुपीस के ऊपर जितना है, जितना क्रेडिट का रिक्वायरमेंट है उसका 20%। और एयरलाइंस के लिए अप टू 1,500 करोड़ रुपीस, क्योंकि उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ऐसे समय में जब एविएशन इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट जो दिक्कत आ रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। सभी MSMEs, बाकी इंडस्ट्रीज, एयरलाइंस, इन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। और जो अभी स्ट्रेस वाला पीरियड है वो भी इससे सॉल्व होने की पूरी संभावना है। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ, शिप रिपेयर फैसिलिटी एट वाडिनार। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, एक के बाद एक शिप मैन्युफैक्चरिंग, शिप रिपेयर, मैरीटाइम रिफॉर्म्स, शिपिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स लिए गए, बिकॉज आज विश्व भर में पीपल आर लुकिंग फॉर अ ट्रस्टेड पार्टनर इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स। इस सेक्टर में दुनिया एक अच्छे पार्टनर को ढूंढ रही है, तो उसमें भारत अपने आप को स्थापित कर सकता है। और भारत का तो जो मैरीटाइम इतिहास है, जो ट्रेडिशन है, बहुत लंबा ट्रेडिशन है हमारा, बहुत लंबा ट्रेडिशन है मैरीटाइम ट्रेडिशन। तो भारत एक नेचुरल इसके लिए प्लेयर की तरह उभर रहा है। आज के इस प्रोजेक्ट में वाडिनार गुजरात में शिप रिपेयर क्लस्टर इनिशिएटिव लिया गया है 1570 करोड़ रुपीस का,
दो फ्लोटिंग ड्राई डॉक्स होंगे इसमें 300 मीटर्स इन लेंथ, और डीप नेचुरल ड्राफ्ट है यहाँ पर जिसपे 14 मीटर की ड्राफ्ट है। 14 मीटर की ड्राफ्ट माने बहुत बड़े शिप्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। ड्राफ्ट यानी उसकी कितनी नेचुरल गहराई है पानी की जिसके अंदर शिप्स आ सके, जितना गहरा उतना बड़ा शिप वहाँ पे आ सकता है। 14 मीटर माने पैनामेक्स साइज के वेसल्स आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। और कंप्लीट एक मॉडर्न तरीके से क्रेन्स, वर्कशॉप, इक्विपमेंट वगैरह वगैरह सारा। कैपेसिटी इसकी 34 शिप्स पर ईयर की कैपेसिटी रहेगी इस प्रोजेक्ट की। ये इसका एक तरीके से स्कीमेटिक बनाया गया है। ये नंबर 1 है इसका। ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है, जेटी वाला स्ट्रक्चर है, इसको एक्सटेंड करके ट्रेसल किया गया और एक सेकंड जेटी बनाई गई है। ये ब्रेक वाटर है और ये इसका सेकंड बनाया गया है जेटी, जिसके दोनों तरफ शिप्स को रखा जाएगा मेंटेनेंस के लिए। और ये थर्ड है फ्लोटिंग ड्राई डॉक। फ्लोटिंग ड्राई डॉक में क्या होता है कि ऐसे समझो, अगर आप मान लो ये सारा का सारा ये ओशन है, पानी है, राइट। अब इस पे शिप को लेके आना है और शिप को हमें ड्राई एरिया में रखना है, वरना मेंटेन कैसे करोगे, पानी के अंदर तो मेंटेन नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि एक ड्राई डॉक इस तरह से नीचे रखा जाता है। काफी बड़ा होता है ड्राई डॉक, मतलब ये फ्लोटिंग ड्राई डॉक है 2 इंटू 300 मीटर्स, यानी 300 मीटर। 300 मीटर का मतलब 1000 फुट, करीब 1000 फुट का लंबा ये ड्राई डॉक है। जब शिप आती है, मान लो ये शिप आई है, जैसे जैसे शिप आके इसके ऊपर आती है, इसके अंदर का जो पानी होता है ड्राई डॉक के अंदर का, उसको हटा के इसको फ्लैट कर दिया जाता है। शिप अब एक फ्लैट एरिया पे आ गई, मतलब शिप जो पहले पानी में थी वो अब फ्लैट ड्राई डॉक पे आ गई। तो अब उसको मेंटेन कर सकते हैं। जब इसको मेंटेनेंस पूरा हो गया तब इस ड्राई डॉक को वापस टेढ़ा करते जाते हैं ऐसे ऐसे, और फिर शिप पानी के अंदर आ जाती है। जैसे बचपन में कश्ती को हम टब में करते थे ना ये इस तरह का सिस्टम बना है, बहुत अच्छा सिस्टम है। और भाई इसका एक अच्छा सा लोगों को समझाने के हिसाब से बनाना आप लोग दूरदर्शन की तरफ से, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये प्रोजेक्ट। काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इसमें कई तरह के वेसल्स का रिपेयर रहेगा। और इसके आसपास बहुत सारे पोर्ट्स भी हैं, पूरा वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स खूब सारे हैं, तो उन सब के लिए। नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर, दो नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स। अब तक करीब 12, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में। उसमें से दो में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का। और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है। इतना अच्छा, मतलब एक लोगों के ऊपर दुनिया भर में एक क्वेश्चन मार्क था कि भारत सेमीकंडक्टर बना सकेगा कि नहीं बना सकेगा, वो क्वेश्चन अब सेटल हो गया है। और भारत के प्रोडक्शन की क्वालिटी, हर तरह की जो लर्निंग कर्व था वो लर्निंग कर्व अब पूरा हुआ। और अब आज जो फैसला लिया गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है। ये आप जो स्क्रीन देख रहे हो, ये जो स्क्रीन है यहाँ पर, ये स्क्रीन है माइक्रो एलईडी। ये स्क्रीन है माइक्रो एलईडी। ये भी सेमीकंडक्टर से बनती है और इसकी फैब बनती है अलग से, एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फैब होती है। उस फैब में ये माइक्रो एलईडी की पैनल्स बनती है। ये वाली माइक्रो एलईडी का पैनल है, ये माइक्रो एलईडी का पैनल है। ये पैनल डिस्प्ले पैनल कहते हैं इसको। तो आपने देखा होगा अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, एक एक सेक्टर को लेके किए हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगे, ऑटोमोबाइल्स में लगे, टेलीकॉम में लगे, मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे, मेमोरी में लगे, सर्वर्स में लगे, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था। तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए, उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले का। ये डिस्प्ले मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना हम लोगों के लिए। जो डिस्प्ले की, ये देखो 28 फरवरी, मार्च था,
ये 31 मार्च, सॉरी मैंने शायद मार्च और अप्रैल बोला, गलत बोला था। 3 फरवरी और मार्च, 28 फरवरी, 28 फरवरी को पीएम साहब ने माइक्रॉन का प्लांट अप्रूव इनॉग्रेट किया था, और 31 मार्च को केन्स का प्लांट बुलाया। क्या इनके फर्स्ट चिप जो प्रोडक्शन वाला नहीं लाए? मैंने इनको बोला है टीम को कि करीब 500-600 यूनिट उसके मैन्युफैक्चर मतलब बनाए, और सभी जर्नलिस्ट को हम कमेमोरेटिव एक भारत की पहली कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप, उसका एक आपको मोमेंटो सबको देंगे। भाई अब आपकी जिम्मेदारी बन गई, अनाउंस कर दिया मैंने। तो आज जो अप्रूव हुआ है उसको समझने के लिए हमें देखना चाहिए ये वाला चार्ट। स्क्रीन्स बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप की होती है स्क्रीन्स। एक है बड़ी स्क्रीन, जैसे ये वाली स्क्रीन है आपके सामने। दूसरी है मीडियम स्क्रीन, जो कि टीवी की स्क्रीन होती है। तीसरी है छोटी स्क्रीन, जो आपके हाथ में, मोबाइल फोन में, घड़ी में, इस तरह की, या आपके कैमरा के पीछे जो फ्रेम वाला लगा लगा रहता है, ये सब छोटी स्क्रीन है। तो बड़ी स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन और छोटी स्क्रीन, इन तीनों में अलग अलग टेक्नोलॉजी लगती है। जो छोटी स्क्रीन है, ये थोड़ा पिक्चर या मोबाइल फोन का लगाना चाहिए था, उसमें एमोलेड और ओएलईडी स्कीम टेक्नोलॉजी के बनते हैं। जो मीडियम स्क्रीन है, ये बड़ी मैच्योर टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, 1960s से आई हुई टेक्नोलॉजी है। इसको एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये है माइक्रो एलईडी, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये बड़ी स्क्रीन में लगती है। जितनी आप आउटडोर में जितने एडवर्टीजमेंट्स के देखते हो, चाहे टाइम्स स्क्वायर ले लो, वहां से लेके अपने देश में जगह जगह बड़े आउटडोर में होर्डिंग्स लगते हैं, या फिर आप लोग भी जब भी बड़े प्रोग्राम्स करते हो ना, अपने समिट्स करते हो टीवी के, तो उन समिट्स में भी बड़ी स्क्रीन पीछे आप लगाते हो, वो सारी की सारी ये माइक्रो एलईडी की स्क्रीन है। माइक्रो एलईडी की स्क्रीन में बड़ा इनोवेशन हो रहा है। एलसीडी की स्क्रीन एक मैच्योर टेक्नोलॉजी बन चुकी है। और दुनिया भर में क्या हुआ है कि जो लीडरशिप होती थी डिस्प्ले की, वो होती थी जापान की, ताइवान की और साउथ कोरिया की। ये 3 देशों ने 1970s से लेके लीडरशिप रखी है, और सारा का सारा फोकस एलसीडी पे होता था। एलसीडी की फर्स्ट जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन आई, 8th जनरेशन तक एलसीडी की आ गई। इस बीच में क्या किया, चाइना ने बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करके एलसीडी के मार्केट को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया, और प्रैक्टिकली जापान, साउथ कोरिया और ताइवान से डिस्प्ले इंडस्ट्री एक तरीके से निकल गई। अब उस डिस्प्ले इंडस्ट्री में वापस कैसे जाएं और दुनिया भर में इसके ऊपर नई टेक्नोलॉजी कैसे लाएं, वो जब रिसर्च चली, तो उस रिसर्च से निकला माइक्रो एलईडी का बड़ा एक नया सेगमेंट। तो माइक्रो एलईडी में शुरुआत हुई 200 माइक्रोन की एलईडी के मैन्युफैक्चरिंग से। धीरे धीरे 150, 120, 100 माइक्रोन तक की टेक्नोलॉजी तक आता गया, यानी और एडवांस होती गई। अब जा रहे करीब 70-80 माइक्रोन की तरफ, और कुछ कंपनी जैसे सैमसंग है, ये लोग 50 माइक्रोन की तरफ जा रहे हैं ऑलरेडी। तो अपने पास देश में एक अपॉर्चुनिटी आई कि जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उस समय में अगर हम नई टेक्नोलॉजी पे घुस जाए, तो हम एक बड़ा बेस देश का बना सकते हैं, जो आने वाले समय में कई वर्षों तक हमको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। देखो, तो कई वर्षों तक उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। इसीलिए माइक्रो एलईडी के लिए बहुत प्रयास करके, बहुत, और इसमें जयशंकर जी, डॉक्टर जयशंकर जी का भी बहुत योगदान रहा, एमईए का बहुत उनका योगदान रहा, बहुत प्रयास करके बड़ी मुश्किल से साउथ कोरिया का कोलैबोरेशन करके ये अपना प्रोजेक्ट लेके आए अपन, जिसमें कि पहली माइक्रो एलईडी का फैब इंडिया में लगेगा, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। इस फैब के डिटेल्स मैं आपको बताता हूं। हाँ,
करीब 3000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। और ये गैलियम नाइट्राइड वेफर्स, इसमें क्या होता है कि जैसे हम साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है कलर का, दुनिया का कोई भी कलर बनाना हो, हर कलर को 3 कलर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। और अगर हम उसकी पैलेट का साइज देखें 0 से लेके 255 पैलेट साइज, अगर 255 यूनिट्स रेड के, ग्रीन के और ब्लू के लगाओ तो वो वाइट बनता है, और 0 यूनिट लगाओ तीनों कलर्स के तो वो ब्लैक बनता है। और बाकी सारे कलर्स, दुनिया के जितने भी कलर्स आप देखते हो, सारे कलर्स भगवा से लेके कोई भी कलर ले लो, हर कलर ये RGB के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। और ये ब्लैक और वाइट के बीच में कहीं ना कहीं एक कलर रहता है कॉम्बिनेशन। कभी आप देखोगे जब टीवी पे भी, अगर आप कंप्यूटर में जब आप कलर पैलेट चूज करते हो तो उसमें R कितना है, G कितना है, B कितना है, उसमें एक आता है। तो माइक्रो एलईडी में क्या होता है कि एक साथ, जैसे अगर कोई पास आए, आप आओ पास एक बार, इसको हाथ लगाओ, ये स्क्रीन एलईडी दिख रही ना, ये एक एक यूनिट के अंदर 3 है बेसिकली। अब और भी ज्यादा मैं आपको फाइन पकड़ाता हूँ, जैसे मान लो ये ये वाली थोड़ी और जनरेशन और मॉडर्न है, इसको देखो, आप हाथ लगाओ, और भी फाइन है। लेकिन हर एक यूनिट के अंदर, इसको और बारीकी से देखो, एकदम बारीकी से देखो, इसके अंदर, हाँ बारीकी से, अगर आप लेंस, माइक वो है क्या, लेंस है, या फिर मोबाइल में जूम कर सकते हैं हम, मोबाइल में जूम करो ना, आओ ओझा जी, आओ आगे आओ, इसके अंदर मोबाइल में लेके जूम करो, देखो, हाँ ये आगे जूम, आप हटो, साइड हो, ये दिखाओ भाई, आप देख रहे हो, एक एक यूनिट अंदर, एक यूनिट 3 यूनिट है, राइट, हर एक यूनिट 3 एलईडी अलग अलग। तो हमको जो भी कलर कॉम्बिनेशन बनाना हो, उस कलर का वहां पे यूनिट उसमें लगेगा, R कितना लगेगा, G कितना लगेगा, B कितना लगेगा। ये तो क्लास ले ली आपकी पूरी आज। तो सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि मैं रोक ही नहीं पाता अपने आप को। अब इसके पीछे इसके डिस्प्ले के ड्राइवर्स लगते हैं, जो अपनी उत्तर प्रदेश में जेवर में प्लांट लग रहा है ना, वो ये डिस्प्ले का ड्राइवर बनाता है। पीछे आप देखो खूब सारी चिप्स हैं, ये देखो, ठाकुर साहब आप भी देख ही लो, है ना, इसके अंदर खूब सारी चिप्स हैं, ये डिस्प्ले ड्राइवर है, खूब सारी ये चिप्स है ना, जो ये डिस्प्ले ड्राइवर है। HCL वाला जो प्लांट है वो डिस्प्ले ड्राइवर बनाता है, और ये है डिस्प्ले सामने वाला। तो ये डिस्प्ले फैब में जब ग्रो होता है, देखो हाथ लगा के देखो कितनी फाइन है ना। अब इससे भी फाइन बनने वाली है। तो एक मतलब लगातार इसमें जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ये देखो, है ना। और एक उस एलईडी को हाथ लगा के देख के आओ, जाके देख के आओ, लगा के आओ ना। है ना, उसमें और इसमें काफी फर्क आ गया ना, और ज्यादा एडवांस ही होती जा रही है। तो अभी जैसे यूएस में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ था बड़ा, जो सीएस लास वेगास में होता है हर साल, सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का फेयर होता है। उसमें माइक्रो एलईडी के टीवीज आ गए, RGB टीवीज के नाम से उसकी ब्रांडिंग है, रेड ग्रीन ब्लू टीवीज के नाम से उसकी ब्रांडिंग है। यानी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम दुनिया के इस बदलते हुए टेक्नोलॉजी के युग में लीडरशिप ले सके। इसीलिए RGB माइक्रो एलईडी वाली डिस्प्ले फैब को बहुत प्रयास करके, बहुत ही प्रयास करने के बाद में ये संभव हो पाया है, और इसको लेके आए। और इसमें करीब 72,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ डिस्प्ले पैनल्स बनेंगे। और 72,000 स्क्वायर मीटर्स को अगर आप ये स्क्रीन साइज में जरा कंप्यूट करना, तो ये स्क्रीन कितनी स्क्वायर मीटर होगी, उस हिसाब से कितनी बन सकती है वो जरा कैलकुलेट करके दो। अच्छा प्लांट लगेगा, बहुत मॉडर्न प्लांट लगेगा।
और इसमें करीब 60 एकड़ के आसपास जमीन गुजरात सरकार दे रही है। धोलेरा में लगेगा प्लांट और R&D भी वहीं पे होगी। ये फैब धोलेरा में लगेगी और R&D भी वहाँ पे होगी, जिससे कि इस लेवल का जो अभी आपने जिन्होंने हाथ लगा के देखा, इसकी जो फाइननेस है, इस फाइननेस से भी ज़्यादा फाइननेस का आगे हम भविष्य में अपनी ही खुद की टेक्नोलॉजी से कर सकें। और साउथ कोरियंस आर वेरी कीन टू कोलैबोरेट इन R&D ऑल्सो, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे R&D का सिस्टम बन गया। अभी डिज़ाइन का सिस्टम बन गया। कितनी ऐसी 15,000 स्क्रीन एक साल में बना सके, करीब करीब ऐसी इस साइज की 15,000 स्क्रीन बना सके, उतनी इसकी प्लांट की कैपेसिटी रहेगी। क्या हुआ? आगे ले लो। हाँ, इसका जो प्रोसेस है, ये RGB 3 वेफर अलग अलग बनते हैं। एक रेड का वेफर बनता है, एक ग्रीन का बनता है, एक ब्लू का बनता है। फिर उसके बाद में उसके ऊपर चिप को फैब्रिकेट किया जाता है और उसके बाद में इसका एक और प्रोसेस है COC प्रोसेस। उस प्रोसेस को लेने के बाद में इन तीनों को एक जगह लाके, तीनों को कंबाइन करके, जो है आप एक ये यूनिट देख रहे हो, वो यूनिट एक बनाया जाता है इन तीनों को कंबाइन करके, इसमें से लेके, इसमें से लेके और इसमें से लेके, और इसको एक नीचे सबस्ट्रेट आता है, उस सबस्ट्रेट के ऊपर इसको प्लेस किया जाता है और उसके बाद में स्क्रीन में जगह जगह लिया जाता है। करीब करीब दुनिया ने मान ही लिया है कि जितने जैसे कार के अंदर होंगे डिस्प्लेज, जितने मतलब इस तरह की जो कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशंस हैं, उन सब में यही आगे भविष्य में उपयोग में आने वाला है। और बाहर के तो ऑलरेडी है, मतलब आउटडोर में तो यही इस्टेब्लिश ऑलरेडी हो चुका है। ये एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं इसकी, ब्रॉडकास्ट स्टूडियोज में, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में, आउटडोर डिस्प्ले यूनिट्स में, व्हीकल्स के अंदर, फिर मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, वेरेबल्स और जो अल्ट्रा लो लेटेंसी के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके अंदर, इन सब में इसका उपयोग होगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सुची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड। ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा एयर कंडीशनर्स के लिए, टीवी के लिए, लैपटॉप्स के लिए, बैटरी मैनेजमेंट के लिए, उन सब के लिए। जापानीज कोलैबोरेशन है, ROHM करके जापान की एक फर्म है, उनके साथ इसका कोलैबोरेशन है। इस तरह के यूनिट अपने अभी ऑलरेडी 7 और बन चुके हैं, 7 और अप्रूव कर चुके हैं, उसी सीरीज में ये यूनिट भी है। अब मैं आता हूँ रेलवे के 3 प्रोजेक्ट्स पे। जिस तरह से श्रद्धेय अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का स्वर्ण चतुर्भुज का दिया था, पूरा देश के लिए एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी था, वैसा ही रेवोल्यूशन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के क्षेत्र में ला रहे हैं। हमारी जो हाई डेंसिटी की रेलवे लाइन्स है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, कोलकाता से कोलकाता से चेन्नई, और जो हमारी नॉर्थ से साउथ अगर दिल्ली से लेके चेन्नई ले हम, और इधर ईस्ट से वेस्ट ले तो कोलकाता से मुंबई अगर ले, तो ये जो स्वर्ण चतुर्भुज बनता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और इनके डायगोनल ये हो गई 6 लाइनें टोटल, प्लस दिल्ली से गुवाहाटी। अब आप इसमें पॉलिटिक्स मत पढ़ना ठाकुर साहब, लेकिन ये तो देश की सच्चाई है। तो दिल्ली से गुवाहाटी तक ये जो हमारी हाई डेंसिटी लाइंस है, इन सब हाई डेंसिटी लाइंस को एक एक करके 4 लाइनिंग कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हमें रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे की कैपेसिटी को इतना सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर देना है कि हम हजारों गाड़ियां एक्स्ट्रा चला सके, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का फिनोमिनन है, क्योंकि जब भी समर या छठ या दिवाली आती है तो बहुत बड़ा रश आता है, जब भी न्यू ईयर आता है रश आता है, जब भी होली आती है रश आता है, तो हमें बहुत सारी गाड़ियां एक्स्ट्रा चलाने की ज़रूरत है। और गाड़ियां एक्स्ट्रा चलाने के लिए हमें कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। कैपेसिटी हम नए ट्रैक में भी बनाते हैं और जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है उसकी मल्टी ट्रैकिंग करके बढ़ाते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये आप एक के बाद एक देख रहे हो, जो प्रोजेक्ट्स इसमें हमारे
स्वर्ण चतुर्भुज के प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं। जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है आज का, दिल्ली से लेके मुंबई तक का। इसमें कुछ ही दिनों पहले मथुरा से पलवल तक का प्रोजेक्ट आपने इसी कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा था। आज का प्रोजेक्ट है मथुरा से लेके नागदा तक का। करीब करीब काफ़ी राजस्थान में, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में, कुछ मध्य प्रदेश में लेके नीचे तक ये प्रोजेक्ट आता है। और उसके आगे नागदा से लेके बड़ौदा, और बड़ौदा से आगे लेके मुंबई तक। तो इस तरह से कंप्लीट ये 4 लाइनिंग हो जाएगा दिल्ली से लेके मुंबई तक का। ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं यहाँ पर। मथुरा, उसके आगे नीचे सवाई माधोपुर, फिर कोटा, फिर नागदा, रामगंज मंडी होते हुए। और ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट है नीचे आगे नागदा से लेके बड़ौदा तक, इसका काम ऑलरेडी चल रहा है। कुछ समय पहले कैबिनेट में अप्रूव हुआ था, तो इस प्रोजेक्ट का काम ऑलरेडी चल रहा है। और नीचे आगे बड़ौदा से लेके भरूच तक, भरूच से भी और आगे नीचे विरार तक, उसमें भी कहीं पे डीपीआर बन रही है, कहीं पे सर्वे कंप्लीट होने को आया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है कि देश के लिए एक लाइफलाइन जो चाहिए हमें रेलवे की कैपेसिटी से, वो लाइफलाइन इससे पूरी स्ट्रेंथन होती है। ये प्रोजेक्ट भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बड़ा प्रोजेक्ट है, 568 किलोमीटर्स का है। 16,400 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा। कई जिले जुड़ेंगे, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर मध्य प्रदेश के जिले हो गए, राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, और उत्तर प्रदेश का मथुरा। ये सारे जिले इससे बेनिफिट इसमें होगा। 11 मेगा ब्रिजेस इसमें बनेंगे, 131 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, और 1000 से ज़्यादा माइनर ब्रिजेस इस प्रोजेक्ट में बनेंगे। बड़ा प्रोजेक्ट है। 2 टनल्स बनेंगी, 9 फ्लाईओवर्स, 8 जगह रेल ओवर रेल का फ्लाईओवर, जैसे कि सरफेस पे क्रॉसिंग नहीं करनी पड़े। 8 जगह पे ROR, रेल ऑन, पूरा लिख लिया करो यार, रेल फ्लाईओवर लिख लिया करो। टोटल 1265 किलोमीटर का ट्रैक इसमें लगेगा नया। बहुत बड़े बड़े हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, उन सबको बेनिफिट मिलेगा। और जो ये पॉइंट है जो मैं हमेशा आपको कई बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इसका ध्यान दें आप। रेलवे जितनी ज़्यादा ट्रैफिक को लेती है, हाईवे से ट्रैफिक जब रेलवे में ट्रांसफर होता है, उसका सीधा बेनिफिट एनवायरनमेंट पे आता है, सीधा बेनिफिट एनवायरनमेंट पे आता है। क्योंकि रेलवे इज 95% मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंपेयर टू हाईवे। तो इस प्रोजेक्ट से 135 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होती है, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 5 करोड़ ट्रीज। मतलब 5 करोड़ पेड़ लगाते अगर हम, उससे जितना CO2 बचता हर साल, उससे जितना CO2, पेड़ CO2 लेता है, सिक्वेस्टर करता है, उससे जितना CO2 बचता, उतना CO2 इस एक प्रोजेक्ट से बचेगा। 5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर इससे बचेगा। 300 यानी 3 करोड़ 86 लाख ह्यूमन डेज इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सेकंड है प्रोजेक्ट गुंतकल से वाड़ी। गुंतकल से वाड़ी मुंबई से चेन्नई वाला लाइन है। ये मुंबई से चेन्नई वाला लाइन है। यहाँ पे मुंबई, इसे चेन्नई नीचे। इस वाले में वाड़ी कर्नाटक में है, और कुछ हिस्सा तेलंगाना में, बाकी आंध्रा में गुंटकल तक। ये रेलवे लाइन बेसिकली, इसका भी 4 लाइनिंग का आज अप्रूव हुआ है। ये इसका डिटेल है। ऊपर दौंड पुणे से आता है ये, और शोलापुर, गुलबर्गा, वाड़ी, ये वाला ऑलरेडी इसका सर्वे चल रहा है। और ये आज अप्रूव हुआ है वाड़ी से गुंटकल, और इसके नीचे वाला का सर्वे अभी चल रहा है जो चेन्नई तक जाएगा। यानी जितना स्वर्ण चतुर्भुज, अगर आप कल्पना करें, श्रद्धेय अटल जी ने जो हाईवे में काम किया था, वैसा ही काम आज रेलवे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 लाइनिंग ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उसमें ऐड किया दिल्ली से गुवाहाटी वाली लाइन, जो कि हाई डेंसिटी रूट है नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी करने के लिए, और दोनों डायगनल्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्वाड्रिलेटरल प्लस डायगनल्स 6 हो गए, और
नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का, दिल्ली से गुवाहाटी 7वां। इन 7 जो हाई डेंसिटी नेटवर्क्स के रूट्स हैं, इन सब को कनेक्ट करने का पूरा 4 लाइनिंग का काम इसमें हाथ में लिया है। वाडी से गुंटकल वाले प्रोजेक्ट में कई जिले बेनिफिटेड होंगे। रायचूर, यादगिर, कलबुर्गी ये कर्नाटक में है, अनंतपुर, कुर्नूल आंध्रा में है और नारायणपेट तेलंगाना में है। इन सब जिलों को इसका बेनिफिट मिलेगा। 2 मेगा ब्रिजेस हैं, 35 मेजर ब्रिजेस हैं, कई अंडर पासेस वगैरह बहुत सारे। अगेन इस पॉइंट पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा, इस प्रोजेक्ट से जितना CO2 बचता है दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 1.4 करोड़ ट्रीज। इसलिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमारे समकक्ष देश हैं, उन्होंने रेलवे में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। एक तो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, पेट्रोल डीजल की, दूसरा एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ये बहुत बड़ा है। थर्ड है बुढ़वाल से सीतापुर, ये उत्तर प्रदेश में है। ये जो दिल्ली से गुवाहाटी का लाइन है, हाई डेंसिटी लाइन, इस वाली लाइन का पार्ट है ये। इसमें आपने देखा कुछ ही दिनों पहले गाजियाबाद से सीतापुर अप्रूव हुआ था, शायद 2 या 3 कैबिनेट पहले अप्रूव हुआ था। आज इसमें सीतापुर से बुढ़वाल, सीतापुर से बुढ़वाल, इसको प्रोजेक्ट को अगर डिटेल में हम देखें तो ये प्रोजेक्ट की डिटेलिंग है। ये दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए, रोजा होते हुए सीतापुर तक का 1-2 कैबिनेट पहले अप्रूव हुआ था और आज हुआ है सीतापुर से बुढ़वाल तक का। और आगे गोंडा तक का काम चल रहा है, बुढ़वाल से गोंडा तक का काम चल रहा है, और गोंडा से उसके आगे हाजीपुर पटना और ऊपर कटिहार होते हुए गुवाहाटी तक जाने का, उसका ऑलरेडी सर्वे और DPR बनाने का काम तेजी से चल रहा है। तो ये देश के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। आगे आने वाले 40-50 वर्षों के लिए जो हमारा देश का रेलवे का रिक्वायरमेंट रहेगा वो इससे मीट होगा। और साथ ही साथ जो हाई स्पीड के कॉरिडोर्स बनेंगे, जो जैसे दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से पटना, पटना से सिलीगुड़ी, तो ये हाई स्पीड का जो कॉरिडोर बनेगा, प्रैक्टिकली दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे का रूट बन जाएगा मात्र। दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे का, दिल्ली से लखनऊ विल बिकम अ 2 आवर जर्नी। तो इस तरह का आने वाले समय में आप देखेंगे किस तरह से तेजी से काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे अहमदाबाद से मुंबई विल बिकम 1 hour and 57 minutes, मुंबई से पुणे विल बिकम 48 minutes, 48 minutes ओनली, मुंबई पुणे विल बिकम 1। प्रैक्टिकली दोनों आपस में एक शहर की तरह माने जाएंगे। पुणे से हैदराबाद विल बिकम 2 hours, 2 घंटे से थोड़ा कम। और चेन्नई से बेंगलुरु विल बिकम लाइक 73 minutes, 73 मिनट्स में चेन्नई से बेंगलुरु। और बेंगलुरु से हैदराबाद विल बिकम 2 hours and 8 minutes। और हैदराबाद से अमरावती होके चेन्नई, दिस विल बी जस्ट अ टोटल जर्नी ऑफ अबाउट 3 hours। अमरावती टू हैदराबाद विल बी लेस देन 2 hours, 1 hour समथिंग। और ये वाली भी अमरावती से चेन्नई भी 1 hour and few minutes। तो एक देश में एक ऐसा टोटल जो हम लोग ड्रीम करते थे, हमेशा एक सपना रहता था इस तरह की हाई स्पीड ट्रेन्स का, जापान की सुनते थे हम, वो हमारे देश में सक्सेसफुल होगा। अपना जो पहला प्रोजेक्ट है वो भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर चुका है और अगस्त 2027 का उसका इनॉग्रेशन, आप सब इनवाइटेड हैं। तो 2027 में, अगले साल अगस्त में उसका इनॉग्रेशन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, बड़ी बड़ी नदियां हैं बीच में, 9 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, कई जिले इससे बेनिफिटेड होंगे। और इसमें भी मैं कहता हूँ, फिर आपको इस नंबर का ध्यान दिलाना चाहूँगा, 60 लाख ट्रीज के बराबर का ये प्रोजेक्ट है। एक जरा अब तक की कैबिनेट के जो अप्रूव हुए ना, उनका एक टेबल बनाइए, कितने पेड़ के बराबर NDA 3.0 का, जितने जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, वो अपने आप में एक बहुत एक बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। लास्ट आज का स्ट्रेंथनिंग द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में डायरी है, डायरी देना जी, सुभाष जी के पास होगी नहीं वो वाली डायरी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाई गई है 33 to 37 + 1, 38 इज इंक्लूडिंग द CJI।
4 जजेस की संख्या बढ़ाई गई है। और अगर 2014 से देखें आप, तो लगातार जजेस की संख्या बढ़ाते गए हैं। ऑरेंज वाला डायरी का कलर अच्छा है ना। चलिए सबको दी जाए, सबको देना पे। um, 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। 25 से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एनडीए सरकार ने 30 किया उसको, 30 से 33 किया, और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है। 38 इज इंक्लूडिंग द सीजेआई। हमेशा वो ऐसे ही लिखते हैं, सीजेआई इज लाइक सीजेआई, so we always write number of judges and plus one will always be the CJI. That is the way we write. इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना before we send it out. और ये बहुत बड़ा, मतलब 50-60 वर्षों में जितने जजेस ऐड किए गए थे टोटल सुप्रीम कोर्ट में, उसके उससे कई गुना ज़्यादा इन इन 12 वर्षों में ऐड किए गए, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए। साथियों, ओवरऑल एनडीए 3.0 जिसके 12 वर्ष अभी कंप्लीट होने वाले हैं, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। रेलवे के करीब 2,38,000 करोड़ रुपए के 56 प्रोजेक्ट्स, हाईवे के 3,38,000 करोड़ के 31 प्रोजेक्ट्स, मेट्रो के 1,44,000 करोड़ के, और 5 नए एयरपोर्ट्स, मॉडिफाइड उड़ान स्कीम, पोर्ट, शिपिंग, आज एक और जुड़ा उसमें, शिपिंग और पोर्ट्स में, और रोपवेज ऐड हुए, फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ग्रीन पावर के सेक्टर में, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, और पीएम आवास योजना में 4 करोड़ घर पूरे बन गए, और जल जीवन मिशन के लिए 8.7 लाख। ओवरऑल 24 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स देश की इस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनडीए 3.0 में अप्रूव किए। अब आपके क्वेश्चंस लूंगा। आज क्वेश्चंस कम रखेंगे, प्रोटोकॉल हिसाब से लेफ्ट से शुरू करते हैं। आज क्वेश्चंस कम रखेंगे ताकि सब आराम से झालमुड़ी का आनंद ले सके। शिशिर जी। Sir, good evening, sir. Shishir from Hindu Business Line. Sir, my question is about this credit line guarantee scheme. It's about 2.55 lakh crore. So what will be the rate of interest? And if I understand correctly, that the total credit flow will be 2.55 lakh crore. So what is 18,100 crore which is to be spent by the cost of guarantee? Okay. So my question is, sir, what would be the rate of interest for this? आप सब जानते ही हो, और जब इसका पूरा टोटल निकलेगा स्कीम, उसके अंदर आएगा, और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट्स फॉर बैंक्स में मैक्सिमम कैप रहेगा 9%, एनबीएफसी 13%, और 0.75% ओवर बेंचमार्क रेट विच एवर इज लोअर। पर ये डिटेल आपको डिपार्टमेंट से जो प्रेस नोट आएगा उसमें लेना चाहिए, ये प्रेस ब्रीफिंग के बजाय उसमें लेना चाहिए, बेटर रहेगा, एक्यूरेट नंबर्स जाएंगे। यस सर, मैं सचिन बुधौलिया हूँ, हिंदुस्तान समाचार से। मेरा सवाल रेलवे के प्रोजेक्ट को लेकर के है। आपने नागदा और मथुरा वाला जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बताया, उसमें एक जगह से ड्राइंग से पता चलता है कि कोटा जैसे शहर हैं, वहाँ से शायद बाईपास निकाल रहे हैं, बाईपास निकाल रहे हैं कोटा में। तो इसमें आपने जो पूरा GCGQ रूट के बारे में पूरी जानकारी दी, तो कुछ बड़े बड़े शहरों से निकलते, कि सभी जगह बाईपास निकालेंगे, और ये बाईपास क्यों जहाँ संभव है वहाँ पे शहर के बाईपास बनाएंगे, जिससे कि जो कार्गो ट्रेन है वो बाहर से जा सके, और जो पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं, सुपरफास्ट और जितनी पैसेंजर कैरिंग ट्रेन है, उनको शहर के अंदर ला सके। वरना क्या होता है कि शहर के अंदर चौक हो जाता है, कार्गो ट्रेन के कारण शहर के अंदर चौक हो जाता है। जैसे भुवनेश्वर का बाईपास बन रहा है अभी, जैसे नागपुर का बाईपास बन रहा है, जैसे बैंगलोर के लिए कई चीज़ें हो रही है अलग अलग। तो जहाँ जहाँ संभव हो पा रहा है वहाँ पे बाईपास बनाएंगे, मोस्टली कार्गो ट्रेन के लिए और पासिंग ट्रेन के लिए होगी।
थर्ड रो इन बिटवीन, फोर्थ, प्रकाश। up to 31st March 2027. सुप्रीम कोर्ट से चर्चा करके। नेक्स्ट सपना जी आते हैं। So just a small follow-up on ECLGS. Just want to understand 1500 crore credit is what is capped for airlines. Could you explain something on that? Because somewhere the release also mentions. नहीं, 1500 crore per borrower, जी. उसके ऊपर about 100% extra can be taken, correct? Maximum. लेकिन इसको मैं वही मैं कह रहा हूँ कि let that be understood more from the press note which will come in detail. सर आप सर सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर जो ECLC जो स्कीम है, इसमें सर क्या सेक्टर वाइज आप प्रायोरिटी देंगे, जो ज्यादा जिन पे स्ट्रेस है उनको पहले कैटर किया जाए? एयरलाइन के लिए कार्व आउट है, बाकी सारा एंटायर एमएसएमई एंड नॉन एमएसएमई। सर जो दो प्रसून फ्रॉम पीटीआई, जो दो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं उनका प्रोडक्शन टाइमलाइन क्या है? और दूसरा ISM 1 में ये लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स थे, तो ISM 2 जो वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था कब तक दे सकेंगे? इस जल्दी आएगा ISM 2.0, बहुत अच्छा काम चल रहा है उसमें। इसमें जो डिस्प्ले फैब है करीब 1.5 years में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा इसका, और काफ़ी डिज़ाइन इसकी हो चुकी है साउथ कोरिया की फर्म्स के साथ काम करते हुए। और दूसरी जो OSAT यूनिट है, ATMP यूनिट है, उसका करीब करीब 8 से 10 महीने के अंदर प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। उसका प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन वाली स्टेज चल रही है अभी से, पायलट है। वही कह रहा हूँ, 8 से 10 महीने। कृष्ण सर सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। ये जो सीतापुर बुडवल लाइन का जो आप बता रहे हैं, तो सीतापुर बुडवल तो ठीक है, और सीतापुर के लिए और भी चीजें हैं, लेकिन इसमें जो है कहीं ना कहीं तराई छूटा जा रहा है, चाहे बरेली से लखीमपुर और सीतापुर। नेपाल बॉर्डर के साथ, बिल्कुल पूरी नेपाल बॉर्डर के साथ लाइन पूरी की पूरी बन रही है। आप देखना, नक्शा देखना। तो मतलब क्या डबलिंग उसकी होगी? होगी ना, क्यों नहीं, एक्सटेंशन करेंगे उसका, जितनी डिमांड आएगी उतनी बढ़ाते जाएंगे। कृष्ण मोहन जी। LED की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू LCD, डेफिनेटली। और ये नई टेक्नोलॉजी है। एनर्जी इसका कंजम्पशन कंपेयर टू LCD 50% से कम एनर्जी कंजम्पशन होता है, और क्लैरिटी सिग्निफिकेंटली बेटर क्लैरिटी आती है। LCD में आप जब स्विच ऑफ करते हो तो देखोगे कि स्क्रीन पे फिर भी दिखाई दे जाता है, और LED में जब स्विच ऑफ होता है तो पूरी तरह से एकदम डार्क दिखाई देगा, क्योंकि उसमें बहुत बेटर टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। द्वेष सर। आपको डिटेल दे देंगे। ISM 2.0 जब आएगा तो 1.0 का पूरा डिटेल आपको। सर द्वेष फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। सर जो शिप रिपेयर फैसिलिटी का आपने अनाउंसमेंट करा है, सर बाय व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट सम क्लैरिटी ऑन द इंसेंटिव्स दैट द गवर्नमेंट विल बी गिविंग फॉर देम, बिकॉज देयर वाज अ program for that in the budget? And sir, one supplementary question after this, sir, if possible. So will this project also get any incentives? Okay, sir. Also, so you talked about bullet train, sir. By when can we expect the first batch of cabinet approvals for that as well? देखो, बुलेट ट्रेन में what we are doing is we are standardizing everything. आपने बुलेट ट्रेन का कोई
ध्यान से देना, वीडियो देखना अभी जो काम चल रहा है। फाउंडेशन से लेके, फाउंडेशन इज द ओनली थिंग विच इज नॉन स्टैंडर्ड, हर जगह अपनी जियो टेक्निकल परिस्थिति के हिसाब से आएगी। उसके बाद में उसका जो पियर कैप है, फाउंडेशन के ऊपर का कैप, वहाँ से लेके पिलर पियर, फिर उसका जो वायडक्ट का गर्डर, वायडक्ट के ऊपर ट्रैक का जो पोर्शन है वो, और ट्रैक, इन सब को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। यानी अगर कहीं पे पियर 4 मीटर का बनना है तो उसकी स्टैंडर्ड डिज़ाइन, 5 मीटर का बनना है तो स्टैंडर्ड डिज़ाइन, 6 मीटर का बनना है तो स्टैंडर्ड डिज़ाइन, बिल्कुल फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड होगा कंप्लीट इसका आगे का प्रोसेस। अभी भी आप जाओ अगर तो मुंबई अहमदाबाद में, मतलब एक्सपेक्टेशन ये था कि 1 महीने में आधा किलोमीटर करेंगे। अपने वहाँ पे काम इतना तेजी से चल रहा है, 1 महीने में 15 किलोमीटर का काम चल रहा है। आधे किलोमीटर का एक्सपेक्टेशन था, बाकी दुनिया भर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे कंपैरिजन अगर करो तो वी आर एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग अबाउट 15 किलोमीटर्स अ डे, अ मंथ। इस पेस पे काम चल रहा है। दैट्स बिकॉज वी adopted the best technology in the world and we got our own engineers to fully understand it, absorb it. IIT बॉम्बे में इसका पूरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है, IIT रुड़की में बहुत इसमें अच्छा एब्जॉर्प्शन हुआ है टेक्नोलॉजी का, IIT मद्रास में बहुत अच्छी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की इसकी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हुई है। तो आज उस टेक्नोलॉजी पे अपने पास इतनी नॉलेज बेस बन गया है कि हम, मतलब आप समझो 40 मीटर यानी 120 फुट, है ना, 120 फुट का ब्रिज, 120 फुट का ब्रिज 16 घंटे में रेडी। इस स्पीड से काम वहाँ पे तेजी से चल रहा है। तो वही अब उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना अपने को, बिकॉज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अबाउट 4000 किलोमीटर्स ऑफ हाई स्पीड ट्रैक्स, राइट। और 2047 ज़्यादा दूर नहीं है, कितने साल बचे, 21 साल, राइट। तो और ज़्यादा काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो हमेशा टारगेट को बढ़ाते हैं और मतलब इंस्पायर करते हैं कि और ज़्यादा अचीव करो, जल्दी से जल्दी लोगों के लिए हम फैसिलिटीज़ क्रिएट कर पाए। तो उसमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। वी आर स्टैंडर्डाइजिंग एवरीथिंग तवेश, एंड देन इट विल बी प्रैक्टिकली लाइक फैक्ट्री बिल्ट। और जैसे जियो टेक्निकल की वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लैब लगाई थी सूरत में, जब ये प्रोजेक्ट चालू किया था तो सूरत में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जियो टेक्निकल लैब लगाई थी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट हैड अबाउट 7000 जियो टेक्निकल इंजीनियर्स वर्किंग इन वन लैब। तो हर एक फाउंडेशन के लोकेशन का जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके उसकी सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं उसको कंप्यूटर के मॉडलिंग में डाल के वहाँ पे उसकी फाउंडेशन कैसी बनेगी, कंप्लीट उसका डिज़ाइन ला के, डिज़ाइन को अप्रूव कराना, अप्रूव करा के उसको मतलब समझो मेरे ख्याल से 11th या, हाँ 11 अगस्त 2021 को कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, 11 अगस्त 2021 को। और अभी हम है अगस्त 2026 भी नहीं आया, 5 ही साल प्रोजेक्ट का, इतना सॉलिड प्रोग्रेस हो गई। जबकि बीच में तो 2.5 साल तो हमारे वेस्ट कर दिए ठाकरे जी ने, उन्होंने परमिशन ही नहीं दी महाराष्ट्र की। तो हमको डिज़ाइन चेंज करके सूरत में एक नया डिपो बनाना पड़ा कि भाई वो डिज़ाइन वो अप्रूवल नहीं दे रहे महाराष्ट्र में, तो हमें सूरत में एक नया डिपो का डिज़ाइन करना पड़ा। इतने सब चैलेंजेस होते हुए भी, और पहला प्रोजेक्ट है देश का, इतना कॉम्प्लेक्स पहला प्रोजेक्ट है देश का ही। मतलब आप सोचो जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो जब 100 की स्पीड पहुंचती है तो उसका कितना वाइब्रेशंस, कंट्रोल, ये तो 350 की स्पीड पे चलेगी गाड़ी, 350 kmph की स्पीड पे चलेगी। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। तो उस बहुत थॉटफुली कर रहे हैं, वी डोंट वांट टू जस्ट रश थ्रू। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो नींव बनेगी ना, टोटल 7000 किलोमीटर का पीएम साहब ने कमिट किया है, तो ये 4000 किलोमीटर अब तक हुए और 3000 बनाने उसके बाद में, तो इसमें बहुत ही तेजी से आगे जाना है। संजीव, बहुत सारी चीजें फोकस में। सबसे पहला इंक्लूसिव ग्रोथ। कौन सी सरकार ने 56 करोड़ लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया? कौन सी सरकार ने 13 करोड़ लोगों को ये टॉयलेट की फैसिलिटी दी?
कौन सी सरकार ने 4 करोड़ घर बनाए और अब 4 करोड़ और बना दिए? सबसे बड़ा फोकस है इंक्लूसिव ग्रोथ का। ये इंक्लूसिव ग्रोथ के कारण ही देश भर में एक सम्मान वाली स्थिति आती है गरीब से गरीब व्यक्ति की। डिटेल आपको दे दूंगा। चलिए आइए झालमुड़ी संदेश खाते हैं और पीठा खाते हैं। ये अलग रखना भी, इधर उधर ना हो।